कभी कभी ऐसा कुछ हो जाता है कि हम तय नहीं कर पाते हैं कि हमें ये काम करना पड़ेगा। एक ऐसे ही अनसोचे अकाल्पनिक काम के लिए आज मैं यहाँ जिनके पास बैठा हूँ और जिनके साथ मुझे देख रहे हैं, ये हैं डॉक्टर गोविंद डबकरा। ये चर्म रोग और यौन रोग विशेषज्ञ हैं। एमबीबीएस डीवीडी इनकी शैक्षणिक योग्यता है, डिग्री है इनकी। मूलतः रामपुरा के रहने वाले हैं, नीमच जिले का छोटा सा कस्बा, जो मेरा ननिहाल भी है। और हम दोनों आगे पीछे पड़े हैं। मैं 1 साल इनसे सीनियर था। ये कहने को जूनियर है, लेकिन दुनियादारी, समझदारी, विवेक, ज्ञान, अनुभव, व्यावहारिकता में मुझसे कम से कम 2 पीढ़ी मेरे सीनियर हैं। तो ऐसे विद्वान आदमी के पास में बैठा हुआ हूँ और विशेष कारण से बैठा हुआ हूँ। इससे पहले कि मैं आने का प्रयोजन एक बार और बता दूं, मैं शायद बोलने में कंजूसी कर गया। डॉक्टर साहब ने लगभग 34 साल की सरकारी नौकरी की, और मजे की बात यह है कि एमबीबीएस किया इंदौर से और पूरी नौकरी की डॉक्टर ने उत्तर प्रदेश में। और 34 साल की नौकरी के बाद में जिला चिकित्सालय बरेली से सीनियर कंसल्टेंट, वरिष्ठ परामर्शदाता के रूप में वहाँ से सेवानिवृत्त हुए। और इनकी लोकप्रियता का अंदाज इससे लगा लीजिए कि ये 2008 में सेवानिवृत्त हुए हैं और उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ पदस्थ रहे वहाँ से इनके प्रेमी मिलने के लिए इनके मांगलिक आयोजनों में तो आते ही हैं, वैसे भी केवल मिलने के लिए मिलने के लिए आते हैं। और ये अद्भुत बात ये कुल मिला के ये साबित करता है कि आदमी कितना व्यावहारिक है, कितना प्रेमल है, कितना स्नेहिल है। तो ऐसे, और एक महत्वपूर्ण बात जो शायद इस जमाने में आप खुश हो जाइए कि आप एक उत्कृष्ट मनुष्य से बात करने, उनकी बात सुनने, उन्हें देख रहे हैं, आप उनकी बात सुन रहे हैं। जनपद जावरा में एक अचल आगरा जनपद, अब मैं जावरा की आदत है मुझे आगरा जनपद में एक अचल ट्रस्ट है, अचल ट्रस्ट ही नाम है ना, वो वर्ष में एक सदाचारी नागरिक का सम्मान देता है। पूरा आगरा जनपद है ना, आगरा जिला मान लीजिए आप, आगरा जिले में एक सदाचारी नागरिक का सम्मान देता है। और ये नागरिक, सदाचारी नागरिक अपने जिंदगी के किसी भी क्षेत्र से हो सकता है। वो कुली भी हो सकता है, वो डॉक्टर भी हो सकता है, वो नौकर भी हो सकता है, कर्मचारी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सन 84 में 320 लोगों की लिस्ट बनी थी, जिसमें से एक आदमी चुनना था अचल ट्रस्ट को, और वो आदमी उन्होंने चुना डॉक्टर गोविंद प्रसाद डबकरा। और इन्हें अचल ट्रस्ट में सर्वश्रेष्ठ सदाचारी नागरिक के सम्मान से यह सम्मानित किया है। तो आज ऐसे आदमी से मिलने का हम लोगों को समझना चाहिए कि हमें अतिरिक्त प्रसन्नता होनी चाहिए कि ऐसे आदमी से हम मिल रहे हैं और आप भी उन्हें सुन रहे हैं। और इनके पास आने का कारण बड़ा विचित्र रहा। दोस्तों, इससे पहले कि मैं अगली बात पढ़ूं, मेरा अपना निवेदन, कृपा करके मेरा चैनल बैरागी की बातें जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साझा कीजिएगा, इस पर टिप्पणी कीजिएगा। और आज की उपयोगी बात जो जनोपयोगी है, लोकोपयोगी है, वो आपको कैसी लगी, इस पर टिप्पणी अवश्य कीजिएगा। और ये भी बताइएगा कि क्या आप ऐसी चर्चाएं आगे भी सुनना चाहेंगे। तो मैं अभी गए तारीख सही है कि ये 16, 17 और 20, 21 इन 4 दिनों में 3 बड़े आयोजनों में शहर में बड़े आयोजन हुए, उसमें सम्मिलित हुआ। और इस बीच में लगभग 8-10 और परिवारों में मेरा आना जाना हुआ। और वहाँ पर एक बात अनायास ही मुझे बड़ी विचित्र लगी। इन तीनों समारोहों में और इन परिवारों में लगभग 17-18 लोग मुझे एक के बाद ऐसे मिले जिन्होंने शिकायत की कि उन्हें दाद की बीमारी, वो दाद से परेशान है। तो जब एक के बाद एक लगातार मैंने ये बात सुनी तो मेरी ट्यूबलाइट चमकी और मुझे जिज्ञासा हुई कि ये कोई अनायास एक संयोग है या कोई प्राकृतिक कारण है या मौसम के बदलाव का कारण है। तो आज इसी जिज्ञासा का समाधान करने के लिए, क्योंकि कहने को दाद बहुत छोटी बीमारी मानी जाती है लेकिन बहुत परेशानी करती है और कई बार सार्वजनिक स्तरों पर हमें हास्यास्पद स्थिति में लाके खड़ी कर देती है, तो आज उसी दाद के बारे में जानने के लिए मैं डॉक्टर गोविंद प्रसाद डबकरा के सामने पेश हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको पसंद आएगी। डॉक्टर साहब, आपका वक्त देने के लिए मेरी ओर से और मेरे श्रोताओं की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपका बहुत भला करे। आपकी सलाह से हो सकता है कुछ लोग बीमारी से बच जाएंगे। आप बताएं, जो कुछ मैंने भूमिका बताई, इस दांत के बारे में कुछ बताएं आप। साहब, इन दिनों बारिश का मौसम है और बारिश में भीगने का एक अपना अलग आनंद है, मगर बारिश के दिनों में हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट, उमस के कारण
शरीर में जो है पसीना बहुत ज्यादा आता है, और ये जो दाद होते हैं ये पानी और पसीने की रुकावट के कारण होती हैं शरीर में, मतलब नमी के कारण। नमी के कारण। बच्चे से लेकर बूढ़े तक, बाल से लेकर खाल तक, जनन अंगों से लेकर फेफड़ों तक ये इन्फेक्शन हो सकता है। ओहो, हाँ फेफड़ों तक भी? हाँ, फेफड़ों पर भी फंगल इन्फेक्शन होता है। ओहो, और बच्चे से लेके बुढ़ों तक होता है। ऐसा कोई उम्र लिमिट, इसकी एज लिमिट नहीं है। जो भी श्रमजीवी लोग हैं, पसीना जिनको ज्यादा आता है, बैठक का काम जिनका ज्यादा है, जी हाँ। पहलवानी जो लोग करते हैं, हमाली जो लोग करते हैं, हलवाई का जो लोग काम करते हैं, ऐसे लोगों को, एथलीट्स को, खेलने कूदने वालों को, जिम जाने वालों को, अपना ये जो सिविलाइज्ड पॉपुलेशन जो है, जिनको हमेशा जूते मोजे कंप्लीट ड्रेस में रहना पड़ता है, टाइट कपड़ों में रहना पड़ता है, जैसे पुलिस वाले हैं, मिलिट्री मैन हैं, इन लोगों को ये संभावनाएं ज़्यादा होती है। किताब में एक सेंटेंस लिखा है इन लोगों के लिए, जो सिविलाइज्ड पॉपुलेशन है, कि इट इज़ द पेनलाइजेशन ऑफ सिविलाइजेशन। पेनलाइजेशन ऑफ सिविलाइजेशन, नागरिकता का दंड है ये। सभ्यता का एक अभिशाप है ये। पर आपने जो सूची बताई है, हाँ, अब ये बताओ छूटा कौन है? सब तो आ गए। नहीं नहीं, जो लोग स्वच्छता से रहते हैं, अनहाइजीनिक कंडीशन में जो लोग रहते हैं, उनको चांसेस बढ़ जाते जी हैं। हाँ, जी हाँ, जी हाँ। उसका सीधा सच्चा रास्ता ये है कि आपको जैसे ही पसीना आए तुरंत कपड़े से पोंछ लो, और ज्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनना चाहिए, सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनना चाहिए बचाव के लिए। छोटे बच्चों को डायपर नहीं पहनाना चाहिए बिल्कुल भी, सूती पोतड़ा ही पहनाना चाहिए। डायपर? हाँ, इसके इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, सूती पोतड़ा पहनाना चाहिए। डॉक्टर साहब, और- डायपर तो स्टेटस सिंबल हो गया आजकल महिलाओं के नहीं लिए। तो वो गलत है, वो गलत है। सूती पोतड़ा ही पहनाना चाहिए। माँ को कष्ट जरूर होता है कि बच्चा रात में 4 बार गीला करे, तो उसको तुरंत जो है उसको सूती पोतड़ा बांधे और उसको तुरंत सूखे में सुलाए। डॉक्टर साहब, मैं दोहरा रहा हूँ, आप सलाह दे रहे हैं कि डायपर नहीं वापरे हैं, और हमारी जो देसी परंपरा है पोतड़ों की, हाँ, उसी को अपने पोतड़े वापरे हैं। वही वापरना चाहिए। अरे वाह। सूती सूखे ढीले कपड़े पहनना चाहिए, सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनना चाहिए। इसके बचाव के तरीके जो हैं वो मैं यही बता रहा हूँ, उपचार वाली बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपको फंगल इन्फेक्शन नहीं हो, तो आपको साबुन चाहे आप नहीं खरीद पाए कोई दिक्कत नहीं है। दोनों टाइम साबुन से, गर्मी के दिनों में दोनों टाइम जो हाँ। परिश्रमजीवी लोग हैं उन लोगों को, या जो पॉपुलेशन मैंने बताई है जिनको भी ये पसीना ज्यादा आता है, बैठक का काम जिनका ज्यादा है, जी, उन लोगों को दोनों समय जो है पानी से स्नान करना चाहिए। यानी आपकी बात का जो मैं समझ रहा हूँ, हाँ, यदि हम छोटी छोटी सावधानी बरतें हैं तो इस हमारे सार्वजनिक क्षेत्रों, सार्वजनिक स्थानों पर हमें हमारी खिल्ली उड़ाने वाले इस बीमारी से आसानी से बचा जा सकता है। हाँ। दूसरी चीज मैं कह रहा हूँ, जो हम लोगों की एक कॉमन आदत सभी की है जी कि हम पीठ के पीछे टॉवेल घुमा के स्नान के बाद में, हाँ, और गीले में ही चड्डी बनियान पहन लेते हैं। वो नहीं होना चाहिए। स्नान करने के बाद में कान के पीछे, कान के अंदर, दोनों बगलों में, कंधों के बीच वाली जगह पे, टुंडी से लेके घुटने तक, महिलाओं को छाती पे, टुंडी से लेके घुटने तक, जांघों में अंदर तक, कुल्ले में नीचे अंदर तक, पैर की उंगलियों के बीच में, घुटने के पीछे पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। 2 बार टॉवेल से अच्छी तरह से शरीर को सुखाना चाहिए स्नान के बाद में। डॉक्टर साहब, इतनी आदत तो मुझे भी नहीं है। नहीं नहीं, जो मैं बता रहा हूँ है ना। अच्छा, जो छोटे बच्चों में नेपी रेस हो जाते हैं, जी, उसको नेपी रोज बोलते हैं, वो डायपर की मेहरबानी है। ओहो हो। जो इन बच्चों को सूती पोतड़ा बांधा जाता है या नंगे घूमते हैं, उनको ये चांसेस नहीं रहते हैं। नंगे बच्चों को महिलाओं को भी ये चाहिए कि पीरियड्स के टाइम पे जो अपना कॉस्टली वो नहीं खरीद पाते हैं, जी हाँ, वो सूती कपड़ा ही अच्छी तरह से साबुन से धो के, सुखा के, और ड्राई वो कपड़ा ही बांधे, मगर डेली कपड़ा वो चेंज करना चाहिए उनको। जी 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 जी। ये तो मतलब ये सावधानी यदि इतना सब कर लेंगे तो आपको दांत से कभी भी परेशान होना नहीं पड़ेगा, हाँ, नहीं होना पड़ेगा। है ना। इसके अलावा और कोई शरीर सूखा रखना ही आधा इलाज है। क्योंकि आपने जो कहा ना, जैसे मैं अपनी बात कहूँ, मैं भी पीठ को बहुत सामान्य तौर से रगड़ के अपने साफ कर लेता नाखून हूँ। दांतों से नहीं काटना चाहिए। छोटी छोटी चीजें हैं, कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है। अपनी टोपी, कैप, ये महिलाएं जो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं मुझे ही मालूम है, पल्ला। हाँ, हाँ, मतलब अपने कपड़े भी दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, खास करके अंडरगारमेंट्स। जी जी जी। टोपी, कंघा, छोटी छोटी चीजें, नाखून दांत से नहीं काटना चाहिए, क्योंकि नाखूनों में भी इन्फेक्शन। नाखून से खुजालना नहीं चाहिए, खुजली मचे से हाथ से सहलाना चाहिए, नाखून से लबूरना नहीं चाहिए, नहीं तो उससे क्रैक्स पड़ जाते हैं, घाव हो जाते हैं, वो इन्फेक्शन जो है वो बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। आपकी बातें
एक साथ जब सुनता हूँ तो लगता है कि बहुत कठिन काम है, लेकिन बहुत छोटी छोटी सावधानियां हैं। नहीं नहीं, बहुत छोटी सावधानी है, कुछ नहीं है। सूती मोजे पहनना चाहिए, सिंथेटिक कपड़े पहनना ही नहीं चाहिए, ना अंडरगारमेंट सिंथेटिक होना चाहिए, ना आपका ब्रा सिंथेटिक होना चाहिए। यदि सबने ऐसा कर लिया तो आपकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। दुकानदारी बंद हो जाए तो इससे ज्यादा खुशी की बात कोई नहीं हो सकती है। वाह हमारा फार्मूला ये है, सर्वोपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया, वाह वाह सब सुखी हो, सब निरोग हो। वाह वाह वाह। तो निरोग हो, इसके लिए हम चाहते हैं कि लोग जो है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज कराने के बजाय बेहतर है कि आप सावधानी बरतें ताकि आप बीमारी नहीं पड़े। तो हमारे अस्पताल में भी वैक्सीनेशन का कार्यक्रम इसलिए होता है, बच्चा माँ के पेट में आता है तब से लेके डिलीवरी तक जो है सेफ डिलीवरी हो, बच्चा जच्चा दोनों स्वस्थ रहें, उसके लिए हम वैक्सीनेशन के कार्यक्रम कर चलाते हैं। जी हाँ। तो यही इसमें भी है कि अगर आप सावधानी बरतेंगे, जो वो छोटी छोटी है, केवल आपको 5 मिनट का समय देना है स्नान के बाद में अपने शरीर के लिए, 5 मिनट बस, के ऊपर से लेके नीचे तक 2 बार अच्छी तरह से टॉवल से सुखा लें। आपकी बात का संदेश ये भी है कि हम लोग अपनी लापरवाही से ये बीमारी को निमंत्रण देते हाँ, हैं। लापरवाही भी और अज्ञानता, अज्ञानता, अनजाने में करना, अनजाने में करते हैं हम, जाने अनजाने जानबूझ के नहीं करते हैं। पर चलिए। ये कि और जल्दबाजी, हाँ, जल्दबाजी ये मेरे साथ भी ये दिक्कत है, मुझे काम कुछ नहीं होता है फिर भी मैं जल्दबाजी बरतता हूँ। डायबिटीज वालों को, कैंसर पेशेंट्स को, या जिनको लंबे समय तक कार्टिकोस्टेरॉइड्स दवाइयां खाना पड़ी हो, उन लोगों को भी ये संभावना ज्यादा रहती है। या जो बेड रिटर्न पेशेंट है कि लंबे टाइम तक एक ही पोस्चर में लेटे हुए हैं, उनको लकवे के पेशेंट्स को, इनको संभावनाएं बढ़ जाती है। बस तो डॉक्टर साहब ये तो आपने बताया, और अब कम से कम निजी स्तर पे मैं कोशिश करूंगा कि अधिक सावधानी बरतूं, लेकिन अब दाद हो जाने के बाद में हम लोगों ने क्या करना चाहिए? नहीं, अभी एक चीज और है कि आजकल मार्केट में स्टेरॉइड मिक्स कॉम्बिनेशन, जो 4 दवाओं का कॉम्बिनेशन वाली ट्यूब्स आने लगी है, हाँ हाँ आती हैं। उनकी वजह से ये समस्या बढ़ती जा रही है, और ये डॉक्टर्स के लिए भी एक चैलेंज का विषय हो गया कि फंगल इन्फेक्शन को कैसे ट्रीट करें, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन वाली जो दवाएं हैं, दवाई कंपनियों पे ये इस बात के लिए बैन लग जाना चाहिए कि कॉम्बिनेशन वाली दवाएं नहीं बनाए। स्टेरॉइड उसमें एंटीबैक्टीरियल भी डाल देते हैं, एंटी फंगल भी, और वो सब आरएमपी डॉक्टर से लेके झोला साहब डॉक्टर से लेके क्वालिफाइड डॉक्टर तक इस चीज को प्रमोट करते हैं कि साहब ये इससे जो है तुरंत चारों, इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी कंट्रोल हो जाएगा, फंगल भी हो जाएगा, दूसरा भी हो जाएगा, तो ये सब जो है ये बंद होना चाहिए। स्टेरॉइड मिक्स दवाएं न केवल आपके, उनसे क्या है, सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल जाता है आदमी को, लाक्षणिक वो मिल जाता है, तुरंत खुजली हो रही है उससे रिलीफ मिल जाता है, मगर आपकी स्किन भी पतली हो जाती है और बीमारी का पिक्चर भी बदल जाता है। यानी मतलब डॉक्टर को डायग्नोस करने में भी दिक्कत पड़ती है कि यार ये वास्तव में फंगल इन्फेक्शन है और कोई तकलीफ है। डॉक्टर साहब आप बहुत कठिन बात बता रहे हो, कठिन काम बता रहे हैं आप। देखिए मैं अपने पे कहूँ, मैं तो मैं दांत को भी कोई गंभीर बीमारी नहीं मानता हूँ। यदि कभी होता है तो जैसा आपने कहा वैसे मैं किसी भी केमिस्ट के पास जाके उससे दवाई मांगता हूँ, वो ट्यूब दे देता है मुझे, हाँ। और मैं लगा लेता हूँ। मैं आपकी बात का जो मतलब मुझे, जो आपकी बात मुझ तक पहुँच रही है कि दांत होते ही मैंने किसी केमिस्ट के पास जाने के बजाय पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ताकि डॉक्टर मुझे ये कॉम्बिनेशन वाली दवाई नहीं लिखे और मुझे वही दवाई वापरू में जो उसके लिए जरूरी है। एंटी फंगल ड्रग ही यूज करे, सिंगल, बस कॉम्बिनेशन का स्टेरॉइड मिक्स वाली कोई दवाई यूज नहीं करना है। वो उससे दवाई का पिक्चर भी बदल जाता है, स्किन भी पतली हो जाती है, जिससे दूसरे इन्फेक्शन भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाप रे, बीमारी का पिक्चर ही बदल जाता है, जिन बातों डायग्नोस करने में भी दिक्कत आती है। इसलिए मेरी जो भी लोग ये बात सुन रहे हैं, चाहे वो आरएमपी डॉक्टर हो चाहे झोला छाप डॉक्टर हो, उनसे गुजारिश है कि कम से कम स्टेरॉइड मिक्स कोई भी कॉम्बिनेशन आप रोगी को न दें। कोई भी एंटी फंगल ट्यूब जो केवल एंटी फंगल ही है, बस वही उनको दें। मेरे केमिस्ट लोगों से भी अनुरोध है कि आप स्टेरॉइड मिक्स कॉम्बिनेशन न दें, बल्कि आप केवल एंटी फंगल ट्यूब जो भी आपके यहाँ उपलब्ध हो। ठीक है, मरीज, हर आदमी डॉक्टर की फीस अफोर्ड नहीं कर पाता है या सरकारी अस्पताल में जाने का टाइम नहीं दे पाता है, वो केमिस्ट के वहाँ से भी डायरेक्ट ले। तो केमिस्ट बंधुओं से भी मेरा अनुरोध है कि उनको स्टेरॉइड मिक्स कॉम्बिनेशन वाली दवा न दें, उनको केवल एंटी फंगल प्लेन वाली जो है वो दें। डॉक्टर साहब हम जिन बातों को बहुत ही हल्के में लेते हैं, मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, किसी दूसरे को दोष नहीं दें, जिन बातों को हम बहुत ही हल्केपन से लेते हैं, आपकी बात सुन के मुझे तो दहशत होने लगी है कि मैं खुद के प्रति कितनी लापरवाही बरत रहा हूँ। नहीं, लापरवाही नहीं है ये। देखो, एक तो आर्थिक स्थिति भी है कि हर आदमी डॉक्टर की फीस नहीं अफोर्ड कर पाता है, प्राइवेट क्वालिफाइड डॉक्टर के पास नहीं जा पाता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसमें। अब जैसे जिस आदमी को 300 रुपए 400 रुपए रोज लेबर चार्ज मिलता है, वो डॉक्टर को 400 रुपए फीस कहाँ से दे देगा? सही बात है। तो वो भी एक फैक्टर है। और अनहाइजीनिक कंडीशन के जो जुम्मे के जुम्मे नहाते हैं, हफ्ते में त्योहार पे नहा लिया, नहीं तो बाकी स्नान का कोई चक्कर ही नहीं है। तो कुल मिलाकर आपने जो नेक सलाह दी है, ये जितने भी पैक्स प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं, जैसे भी हैं, क्वालिफाइड हो नॉन क्वालिफाइड हो, जो भी हों, और केमिस्ट लोग खासकर,
ये चाहे तो लोगों को बहुत इस बीमारी से बहुत सस्ते में हाँ इनसे मुक्ति दिला सकते हैं। बिल्कुल दिला सकते हैं। आप और कुछ कहना चाहेंगे मुझे, क्योंकि मेरी जिज्ञासा तो शांत कर दिया आपने। बहुत ज्यादा स्ट्रांग सोप यूज नहीं करना चाहिए, माइल्ड सोप यूज करना चाहिए, जिनमें कास्टिक कंटेंट ज्यादा हो वो साबुन यूज नहीं करना चाहिए। ये अभी किसी का नाम पूछना मतलब है ना, नहीं, किसी का नाम नहीं लेते हम। एंटीसेप्टिक सोप नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि एंटीसेप्टिक को खुद विज्ञापन में कह रहे हैं कि इट इज एंटीसेप्टिक सोप। एंटीसेप्टिक का मतलब क्या हुआ, कहीं सेप्टिक हो रहा हो वहां एंटीसेप्टिक का काम करेगा, डॉक्टर बाकी आपको इरिटेशन पैदा करने के अलावा एंटीसेप्टिक सोप कुछ नहीं करेगा। मैं एक नाम ले रहे हैं, हिम्मत कर रहा हूं। एंटीसेप्टिक सोप जो है वो आपका घाव धोने के काम का है, कि कहीं चोट लग गई उस टाइम पे आप एंटीसेप्टिक सोप से घाव धो लीजिए। कहीं थोड़े फुंसी हो रहे हैं, पक रहे हैं, वहाँ एंटीसेप्टिक सोप ठीक है कि आप किसी हद तक, हालांकि सोप का कोई बहुत बड़ा यूज नहीं है। साबुन का काम इतना ही है कि पानी पसीने को आपका जो भी रोम छिद्र बंद हो गए हैं उनको ये करना है। इसी तरह से जैसे टेलकम पाउडर्स हैं, या इनका भी लोग जो है ऐसे छिड़क लेते हैं शरीर पे, हाँ, तो उससे पसीने के छेद बंद हो जाते हैं मैं भी और ज्यादा परेशानी होती है। मैं भी छिड़कता हूं। उसको केवल उतना ही यूज करना चाहिए जितना आप चेहरे पे जैसे लगाते हैं कि भाई वो दिखाई नहीं दे। नहीं, जैसे उसी तरह से जितने भी बॉडी फोल्ड्स हैं, कान के पीछे, बगल में, पीठ पे, जांघों में अंदर, कूल्हे में अंदर, पैर की उंगलियों के बीच में, इनको हमेशा इनके अंदर पाउडर का यूज है, और वो भी केवल इतना ही हल्का लगाना चाहिए कि ताकि वो पसीने को सोख सके बस। मैं भी अपने शर्ट की कॉलर को गंदी होने से बचाने के लिए गर्दन पे पाउडर डालता नहीं, हूं। गर्दन पे लगाते हैं, उसको छिड़कना नहीं है, गर्दन पे लगाइए, आप इतना लगाइए कि वो पसीना सोख ले बस। क्वांटिटी उसकी बहुत लिमिटेड होना चाहिए। जैसे चेहरे पे पाउडर लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं और दिखना नहीं चाहिए, इसी तरह से बॉडी फोल्ड्स पे भी सब जगह लगाना चाहिए। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी बातें सुन फ्रेश के। होने के बाद में भी हमेशा आदमी को सूखे कपड़े से, जैसे आपने देखा होगा वेस्टर्न कंट्रीज की जो टॉयलेट्स हैं हाँ, उनमें टिश्यू पेपर रखे रहते टिश्यू पेपर हैं रखे रहते हैं। जी उसको हाँ, ड्राई करने के लिए। जी हाँ। वही आपको भी करना है कि सूखे कपड़े से फ्रेश होने के बाद भी टॉयलेट की जगह अंदर तक जो है उसको सुखा लेना चाहिए, ओहो, ताकि फंगल इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाए। क्योंकि डॉक्टर नमी जो है वो इसके लिए एक फैक्टर है, और आपके शरीर की जो ऊष्मा है वो उसको जो है ऊर्जा प्रदान करती है, और फंगल इन्फेक्शन के लिए चांसेस बढ़ जाते हैं। डॉक्टर साहब, इसकी तो हम में से किसी को आदत नहीं है, किसी को आदत नहीं इसकी जो आप बता रहे हैं। चलिए खैर, एनीवे। नहीं, जब आप उसमें जाते हैं तो वहां तो आप टिश्यू पेपर यूज करते हैं। अपने परिवारों की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, वहां तो टिश्यू पेपर यूज करते हैं आप, तो अपने घर में सूती कपड़े से पहुंचने में क्या दिक्कत है? चलिए चलिए, आज मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं खुश हूँ कि डरूं आपकी बातें सुनकर। बहरहाल, आपने जो छोटे छोटे सूत्र दिए हैं, मुझे लगता है यदि हम लोग थोड़ी सी भी सावधानी बरत लेंगे, डॉक्टर साहब ने कोई बहुत कठिन काम नहीं बताए हैं, और इनकी बातें सुन के मैं यदि अपने अनुभव के आधार पर कहूँ तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ी सी भी सावधानी बरतूँ, सचमुच में स्नान के बाद 5 मिनट की सावधानी अतिरिक्त बरत लूँगा, तो शायद हमें इस बड़ी विचित्र बीमारी से हमें सामना नहीं करना पड़ेगा, इससे हमें मुक्ति मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का वीडियो बहुत उपयोगी लगा होगा, और आप इन जानकारियों को अपने तमाम। इसका आरंभिक लक्षण और बता दूं, बताएं। इसके बीमारी की शुरुआत जो है वो पानी पसीने की रुकावट के कारण होती है। जी हाँ। उसमें शुरुआत में क्या है, जहाँ पानी पसीने की रुकावट होती है तो जंघासों के वहाँ हल्की खुजली होती है, तो उसको आदमी लाइटली लेता है। उसके बाद फिर इतने रेशेस हो जाते हैं, तब उसको लगता है कि टांगे फैला के चलता है वो। हाँ हाँ, देखा है। तो ये आरंभिक लक्षण है। फिर उसके बाद में उसको क्या है कि छोटे छोटे रिंग्स बन जाते हैं, इसलिए उसको रिंग वर्म बोलते हैं। हाँ हाँ, दरात को, बराबर बराबर, है ना, वो एक वलियाकार गोल जो है वो रिंग बनती चली जाती है, बीच का चकत्ते बन जाते हाँ, हैं। चकत्ते, गोल गोल चकत्ते बन जाते हैं जो बीच में खाली होते हैं, और चारों तरफ वो रिंग आगे बढ़ती चली जाती है। तो ये जो क्रीम आप लगाते हो, ये जो उसकी आखिरी बॉर्डर है उससे 2 सेंटीमीटर आगे तक लगाना चाहिए, अरे वाह, अदरवाइज वो वहाँ इन्फेक्शन वहाँ कंट्रोल हो जाएगा और वो आगे बढ़ जाएगी। वाह वाह वाह। ये एक सावधानी बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी लोग इसको क्रीम यूज करते हैं एंटी फंगल, उनको ये चाहिए कि वो जो रिंग बनी हुई है, जहां तक भी उसका चकत्ता बना हुआ, उस चकत्ते के चारों तरफ जो है 2 सेंटीमीटर आगे तक वो दवाई लगाए। छोटी छोटी और महत्वहीन लगने वाली बातें कितने गंभीर प्रभाव रखती हैं, ये इसका आज अतिरिक्त बोध आपने कराया डॉक्टर साहब। मुझे लगता है कि आज जो भी दर्शक इसे देख रहे होंगे मेरे चैनल के, वो निश्चित ही लाभान्वित हुए होंगे और इस आपकी कृपापूर्ण जो आपने जानकारी दी है, इसे आगे तक बढ़ाकर हम अपने परिवारों को, खुद को और अपने परिवारों को भी हम लोग अधिक सुरक्षित कर सकेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने अपने समय में से बड़ा अमूल्य समय निकाला आपने, और मेरे चैनल के दर्शकों को आपने लाभान्वित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है आप सबको अच्छा लगा होगा इस वीडियो को। थोड़ी सी बात और कहना है जरूरी, जल्दी बोल दीजिए, आप 20 मिनट करीब होने वाले हैं। नहीं, तो सूती सूखे ढीले कपड़े पहने गर्मियों के दिनों में, खास करके अक्टूबर के महीने तक,
अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक सूती कपड़े पहने, सूखे कपड़े पहने, ढीले कपड़े पहने, फुल स्लीव्स के कपड़े पहने। हम लोगों की आदत क्या है कि ठंड के दिनों में तो हम जो है आज पूरी बाहों के कपड़े पहनते हैं और गर्मियों में जो है हम आधी बाहों के कपड़े पहनते हैं। जी हाँ। फुल उससे क्या है आपका सन एक्सपोजर बढ़ता है और स्किन की टैनिंग भी बढ़ती है, पसीना भी ज्यादा आता है। गर्मियों में पूरी बाहों के कपड़े पहनना चाहिए और सर्दियों में जो आधी बाहों के कपड़े पहनना चाहिए ताकि आपको सन एक्सपोजर की जरूरत ठंड में ज्यादा है। आपकी बातें सुन के सबसे पहले भागने वाला आदमी मैं हूँगा। आप जो मना कर रहे हो वो सारे काम मैं करता हूँ। अभी मैं आधी आस्तीन शर्ट पहन के आया हूँ। चलिए एनीवे, ज्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनना चाहिए, सूखे कपड़े पहनो, सूखे कपड़े पहनो। ये आप बता चुके मुझे, आप पता है। डायपर का यूज नहीं करना है यार हो गया, कपड़ों को डेली अंडरवियर बनियान उल्टी तरफ से सुखाना है, उल्टी तरफ से ही प्रेस करना है। अरे जो ऐसा बॉडी के टच में रहता है अंदर पसीने पानी पसीने के उसको उसकी तरफ से सुखाना है, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलिए चलिए, सुखा तो सकते हो आप। और बाकी जानिए अगली वीडियो के लिए छोड़ते हैं हम लोग। बस ठीक, आज हम यही समाप्त करते हैं। कृपया मुझे अपने कपड़े भी वॉशिंग मशीन में दूसरों के साथ मिक्स नहीं करना, चड्डी बनियान और टॉवेल। अपना टॉवेल भी अलग रखना है, कंघा भी अलग रखना है। आप है ना आराम से जीने नहीं दोगे ऐसा लग रहा है। उल्टी दाढ़ी नहीं बनाना मुझे है, लगता है मेरी पत्नी से मेरा तलाक करवा देंगे ऐसा लग रहा है मुझे। उल्टी दाढ़ी नहीं बनाना है। ठीक है ना, ठीक है, जितनी वापर सकेंगे वापरेंगे आपकी सलाह को। नहीं, चेहरे पे भी फंगल इन्फेक्शन होता है, इसलिए उल्टी दाढ़ी नहीं बनाना। आपके हिसाब से जीना शुरू किया तो सच मानिए उससे बाल तोड़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कमाने के लिए घर से बाहर निकल नहीं पाऊंगा मैं। एनीवे, आज बहुत उपयोग आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं। मैं आपको रोक रहा हूँ। लगभग 21 मिनट का सिंपल चीजें यार, सूती मोजे पहनो, ज्यादा टाइट सर 21 मिनट करीब हो रहे हैं, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा मेरा। टाइट जूते चप्पल मेरे दर्शकों को झेलना मुश्किल पड़ेगा। नहीं सुनता आपकी बात, अपनी सुनता। टाइट जूते चप्पल नहीं पहनना, जूते ऐसे पहनना आप ये सब कह चुके हो आप। ये बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी कृपा आपकी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साझा कीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा। और डॉक्टर साहब जिस तरह से उतावले और उत्सुक है आपको बताने के लिए, आपके पास इनके लायक कोई समस्या हो तो मुझे टिप्पणी में लिखिएगा ताकि इनका फायदा आपको फिर से दूसरे वीडियो में आपको उपलब्ध करा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। मैं आपका कृपाकांक्षी विष्णु बैरागी।